हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। आप सभी की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही हो। गाइज, दिस इज इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल अवेयर दैट ऑलरेडी ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल हम लोगों ने बैंक ऑडिट का पार्ट 1 रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी है। नाउ वी आर रेडी विथ द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2। सो पार्ट 2 कंटिन्यू करने से पहले हम आपको ये बता दें दैट हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइकॉनिक एज वेल एज प्लस दोनों ही बैचेस आपके लिए ला करके रख दिए हैं। अब देरी किस बात की है? देरी इस बात की है कि आप जा करके साइट पे जा करके हमारे बैचेस को एनरोल कर लें एंड सेकेंडली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आइकॉनिक बैचेस के बैच प्लान्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जो बैच प्लान्स है गाइस, दिस इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, खूब सारा मेंटरशिप एंड यस इंडस्ट्री सेशंस एज वेल। वी टेक प्रैक्टिकल सेशंस along with you. So evaluate this plannings accordingly and take up your wise batch. चलो, नवंबर 22 की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए बैंक ऑडिट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 कंटिन्यू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे ये है, पहले इतना पढ़ लेते हैं। टेम्पररी डेफिशिएंसी और प्रोजेक्ट अंडर मोराटोरियम भी है। सो व्हाट इज टेम्पररी डेफिशिएंसी? जहाँ पे यू केम टू मी एंड यू सेड कि मैम मुझे ना टेम्पररी डेफिशिएंसीज के लिए लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, टेम्पररी डेफिशिएंसी हमेशा ध्यान रखो, इसको हम लोग 180 डेज में रिव्यू करना ही है, रिन्यू करना ही है। अगर टेम्पररी डेफिशिएंसी 180 दिन के अंदर अंदर रिन्यू या रिव्यू नहीं हुआ, उसको एनपीए ट्रीट कर लेना होगा। इसके ऊपर ऑडिट के सवाल में क्वेश्चन भी है कि टेम्पररी डेफिशिएंसी दिया, एड हॉक एडिशनल अमाउंट का लोन दिया एंड ये 180 दिन के अंदर अंदर रिव्यू नहीं हुआ था, तो क्या करेंगे, उसको एनपीए ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैम यहाँ पे 90 दिन का क्राइटेरिया नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ पे 90 दिन का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट अंडर मोराटोरियम। व्हाट इज प्रोजेक्ट अंडर मोराटोरियम? प्रोजेक्ट अंडर मोराटोरियम का मतलब होता है द प्रोजेक्ट इज एट हॉल्ट। यू केम टू मी एंड यू सेड कि मैम मुझे कोविड की दवा वैक्सीनेशन उस टाइम पे, अभी तो चलो ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए कुछ फंड्स चाहिए एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ R&D। जब तक ये R&D खत्म नहीं होगा तब तक मैं ये बेच नहीं पाऊंगा और पैसा मिलेगा नहीं। तो योर प्रोजेक्ट इज एट हॉल्ट, इसमें कोई सेल वगैरह नहीं हो रहा है, या फिर बाय फॉर एनी अदर रीजन द प्रोजेक्ट इज एट हॉल्ट। तो जब तक प्रोजेक्ट इज एट हॉल्ट आई कैन नॉट मार्क यू एज ओवर ड्यू एंड एनपीए ट्रीट करना, ये तो गलत हो जाएगा। आप मुझे आकर के क्या बोलोगे, अरे मैम मैंने बोला तो था 6 महीने में सिर्फ काम लाइक R&D बैक एंड चलने वाला है, प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ है। उस 6 महीने में मैंने बोरोवर को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा। सो व्हेन द प्रोजेक्ट इज अंडर मोराटोरियम, overdue period will be counted after the expiry. So after the expiry of moratorium period अगर फिर भी अमाउंट overdue है बॉस, this will be regarded as NPA. Super clear. So there are 1 2 3 4 इसके अलावा कुछ ये वाले पॉइंट्स which I want you to write. लॉन्ग क्रॉप, शॉर्ट क्रॉप, कंसोर्टियम, ये मैं लिखवाऊंगी आपको आराम से, IVP, KVP, and one more point which I want you to write is here. जहाँ पे आपने लोन दिया है टू द स्टाफ, ठीक है, बैंक स्टाफ। हम लोग कहते हैं बैंक स्टाफ को जो आपने लोन दिया है वो आप अगर ओवरड्यू हो गया, जस्ट 90 डेज भी वेट मत करो, जैसे ही ये ओवरड्यू हो गया इसका क्लासिफिकेशन चेंज करके अदर लायबिलिटीज में पुट कर दो। क्यों मैम? क्योंकि यू स्टिल हैव हाई साइड। से फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आरती मैडम, ठीक है, आरती मैडम टुक अ लोन फ्रॉम मी ऑफ 50,000, ठीक है, ना उसका अमाउंट ओवरड्यू हो चुका। आई वेरी वेल नो दैट आरती मैडम का सैलरी स्टिल पेंडिंग, आई कैन वेरी वेल एडजस्ट द सैलरी ऑन एज अगेंस्ट द लोन अमाउंट। सो इसको मैं डायरेक्टली एनपीए ट्रीट नहीं करने वाली हूँ, मतलब डायरेक्टली 90 डेज वेट नहीं करने वाली हूँ। जैसे ही उसका आउटस्टैंडिंग लोन ओवरड्यू हो जाता है उसको अदर करंट लायबिलिटीज में मैं पुट कर दूंगी, मतलब क्लासिफिकेशन चेंज कर दूंगी। कूल है, तो पहले इतना पढ़ते हैं, देन आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम टू कॉपी दिस टेक्स्ट ऑफ, डोंट वरी ऑन द सेम। तो एनपीए पढ़ना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। सो रेगुलर इनकम रिकॉग्निशन के लिए विल बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। फॉर एनपीए इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू क्लासिफाई दिस एज एनपीए एंड कैश बेसिस पे इनकम अक्रूव करेंगे। However, in the following cases, there are certain specific conditions. Temporary advance, government guaranteed, state government guaranteed,
लॉन्ग क्रॉप, OS का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, प्लीज मार्क दिस इन योर बुक, OS इज आउटस्टैंडिंग, वन क्रॉप, टू क्रॉप सीजन, हाउएवर अगर नेचुरल कैलामिटी है यू नीड टू रीशेड्यूल इट, प्रोजेक्ट अंडर मोरेटोरियम, कंसोर्टियम, IVP, KVP, वो सारा पॉइंट किया हम लोगों ने। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट, एक सेकेंड, सो व्हेन यू टॉक अबाउट NPA एंड NPA में एक होता है लॉस असेट। अभी व्हाट इज लॉस असेट, ये चीज़ भी मुझे आपको लिखवाना है एडिशनली। से फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोई कोलैटरल दिया, ठीक है, देयर इज मिस्टर ABCD ने कुछ कोलैटरल दिया हमें, एंड कोलैटरल देने के बाद जो कोलैटरल की वैल्यू थी, जैसे कि आपने कहा कि मैम ये 50 लाख का वैल्यू का कोलैटरल है, मैंने कहा अरे वाह ठीक है दे दीजिए। वो कोलैटरल आपने मुझे दिया, मैंने उस कोलैटरल के सामने आपको 30 लाख रुपए का लोन दिया। कोलैटरल कितने का है? 50 लाख रुपए का। मैंने आपको लोन कितने का दिया? 30 लाख रुपए का। मेरे पास सफिशिएंट मार्जिन है? एब्सोल्युटली, वेरी गुड। अब every year being bank I have a statutory procedure to be followed in order to evaluate the valuations of that collateral। तो मैंने क्या किया, उस कोलैटरल का वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि यार वो जो 50 लाख की वैल्यू लैंड जो भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, प्लेज की थी या मॉर्गेज के नाम पे दी थी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है ही नहीं। उसकी वैल्यू तो हार्डली 5 लाख होगी, जिसको आपने 50 लाख फर्जी करके बता दिया। वो बंटी और बबली, आपने मूवी देखा होगा नया वाला बंटी बबली 2, जो ना गंगा बेच देते हैं, ऐसा फ्रॉड करते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने कुतुब मीनार बेच दिया, कुतुब मीनार को गिरवी रख करके लोन ले लिया। दिस इज जस्ट अ मियर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है जिसके हिसाब से ऑडिटर को, मतलब बैंक को पता चल रहा है कि यार वैल्यू ऑफ कोलैटरल हैज सुपरली इरोडेड, एकदम ही कम हो चुका है। अब वो कितना कम हुआ है समझो। पॉइंट नंबर 1, इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हैज रेड्यूस्ड अप टू 50% हो चुका है, ये अप टू 50% हो चुका है, तो बॉस यू ट्रीट दिस एज डाउटफुल असेट, डाउटफुल। एंड दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10%, वो लोग कहते हैं इग्नोर द एग्जिस्टेंस, ignore the existence of the security and treat this as totally lost asset, Now I'm going to make you see that content. You need to copy that content right here right now and then we will move ahead, ठीक है? So yes, I'm ready with this. ये वाला चीज़ I am taking out from CE intermediate audits are, they also have audit of banks. So there are some additional points out over here. So I just want you to copy this consortium, क्योंकि consortium का क्वेश्चन ना ओल्ड सिलेबस CA फाइनल में पूछा जा चुका है। When you will be seeing सवाल क्वेश्चन बैंक जब भी करेंगे, you will understand कि consortium के बेसिस पे ओल्ड सिलेबस पे क्वेश्चन आते थे, ठीक है? So please do mark this, ये लिखना है। एंड स्टाफ लोन, गवर्नमेंट गारंटी, प्रोजेक्ट अंडर मोरेटोरियम, टेम्पररी एडवांस इज ऑलरेडी रिटन इन योर CA फाइनल मॉड्यूल। तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी है, नॉट टू वरी। जस्ट ट्राई राइटिंग पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 extra. Sure. Take a minute time, copy this down immediately. See, कंसोर्टियम के लिए हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के हिसाब से TTMM लिखना है, TT तू तेरा मैं मेरा, TTMM। जब तक एडिक्वेट मार्जिन है, IVP, KVP, NSC, इनके अगेंस्ट में जो लोन दिया है आप NPA ट्रीट नहीं करेंगे। हाउसिंग लोन और सिमिलर लोन इफ गिवन टू द स्टाफ shall be treated as NPA only when there is a default in the payment of principal irrespective of the due dates। हम लोग NPA treat कर देंगे। and रुको, it should be included in the subhead other under the other assets, ठीक है? so that is the point which I told you. yes, now I guess it is quite clear, सब कुछ एकदम ही clear है। copy it. after copying this, I also want you to copy one more content, is this. Accounts where there is an erosion or reduction in the value of security, तो we will treat, या फिर कोई fraud commit हुआ है तो we will treat this asset as directly doubtful or loss asset। तब ये है क्या, value of security eroded is less than 50% or is less than 50%। जो आपने वैल्यू कही थी
वो 50% हो चुकी है यार ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक और एक्सेप्टेड बाय RBI एज ऑफ द लास्ट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन. तो such NPA may straight away be classified as doubtful and accordingly the provision should be made based on the years. Next point, realizable value of the security is less than 10% of the outstanding borrowing account. बोलते 10% की भी वैल्यू है नहीं कोलैटरल में, तो बॉस वेट, इग्नोर द एग्जिस्टेंस and such asset directly should be classified as loss, fully make up the provision, write off the whole amount. ठीक है, so now write this. So after copying the content हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं. अब आगे लॉन्ग क्रॉप शॉर्ट क्रॉप. अब आता है थोड़े ऐसे वाले फैक्टर्स पे जहाँ पे यूं तो है अकाउंट NPA बट वो रेगुलराइज हो चुका है. व्हाट इज रेगुलराइज? नियर टू द बैलेंस शीट डेट आई विल टेल यू. हम लोग NPA डिक्लेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं एज ऑन 31 मार्च की पोजीशन को लेकर के. सो थ्रू आउट द ईयर मुझे ये जो बोरोवर भाई साहब है उसने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया. थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया. एंड नाउ नियर टू द ईयर एंड जैसे कि 20 मार्च 25 मार्च के आसपास आकर के सर ने सारा का सारा पैसा दे दिया. नाउ दैट इज कॉल्ड एज रेगुलराइजेशन ऑफ द अकाउंट नियर टू द बैलेंस शीट डेट. अब मुझे क्या चीज़ चेक करना है? हमें ये चीज़ चेक करना है कि ये बोरोवर वाले भाई साहब जो है उसने अभी इस टाइम तो पैसा दे दिया बट फिर से इनहेरेंट वीकनेसेस के कारण हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर से डिफॉल्ट करे. पॉइंट नंबर 2, साल भर इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं दिया, आज पैसा कहाँ से आया है? जेन्युइन सोर्स तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व है. सो सबसे पहला वाला पॉइंट व्हाट वी नीड टू चेक इज एज पर RBI गाइडलाइंस इफ द अकाउंट बिफोर द बैलेंस शीट बाय द पेमेंट ऑफ ओवरड्यू अकाउंट थ्रू अ जेन्युइन सोर्स देन द अकाउंट नीड नॉट बी ट्रीटेड एज NPA. ठीक है, तो लोग हो सकता है ईयर एंड के पहले पहले आकर के पैसे जमा करके चले जाए, थ्रू आउट द ईयर पेमेंट करे ना. ये वाला स्टेटमेंट ना एक्चुअली मेक्स मी रिकॉल अ डायलॉग फ्रॉम हम आपके है कौन. रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे माधुरी दीक्षित वो कैलकुलेशन करने बैठे हैं एंड सलमान खान आते हैं और वो उहू उहू वो वाला सीन होता है. एंड माधुरी दीक्षित वाला एकदम ही परफेक्ट सीन लाइक यहाँ पे फिट बैठता है, बोलता है उठिए, आप जैसे स्टूडेंट साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं और एंड मोमेंट पे आ जाते हैं अपने नंबर बढ़ा रहे. रिमेंबर दैट, ये सेम चीज़ है, साल भर तो आपने पेमेंट किया है नहीं, ईयर एंड पे आ जाते हो पैसा लेकर के रेगुलराइज माई अकाउंट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस the auditor should carefully assess whether the payment is from genuine source and whether the account shows any kind of inherent weaknesses or not. Next is calculations of the drawing power. In case of calculation of the drawing power, we need to ensure that the calculation is made as per the board guidelines. Proper reporting of the sundry creditors should be emphasized. हाँ, जो भी mobilization advances है with regards to the advances given to the construction contractor is required to be reduced while calculating the drawing power. And also remember, drawing power is based on your current assets, so ensure the stock audit is carried out by the bank for all the accounts being having the funding more than the exposures. यहाँ पे ना मैंने कारो में भी एक छोटा सा पॉइंट आपको एड ऑन करवाया था. कारो पॉइंट नंबर 2 दैट वाज विथ रिगार्ड्स टू द बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज विथ रिगार्ड्स टू the bank's point of view. So this is DP का calculation. Next is provisioning towards the standard asset. Standard asset के लिए भी हम लोग provisioning करते हैं on the basis of SMA 0, SMA 1, SMA 2, है ना. तो this should be as per the latest RBI circulars. Check all the provisions in details whether the statements of जो advances है having appropriate payment. कोई भी डिले पेमेंट दिख रहा है तो appropriate bifurcations of the standard asset should be studied. It should be understood that provisioning for the standard asset is also required to be made at the various rate. ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से बेसिकली हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर, फंडेड सेक्टर्स, उसके हिसाब से RBI हमको प्रूडेंस के नॉर्म्स के हिसाब से परसेंटेज देता है कि कितना प्रोविजनिंग विथ रिगार्ड्स टू स्टैंडर्ड असेट करना चाहिए. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग केसेस. सो रीस्ट्रक्चरिंग केसेस दिस इज अ लेटेस्ट थिंग. हमेशा ध्यान रखिए कि रीस्ट्रक्चरिंग इट शुड बी एज पर द लेटेस्ट RBI गाइडलाइंस. Once a bank received an application for the proposal of restructuring, it implies that account contains some inherent weaknesses. What is restructuring? समझो, you have taken the loan from my bank. मेरा बैंक है ये, मैंने आपको लोन दे दिया, उसके बाद मैंने आपको एक पूरा शेड्यूल दे दिया कि बेटा ऐसे ऐसे करके इतना इंस्टॉलमेंट आएगा, इतनी EMI आएगी, इतने समय तक ये पीरियड का लोन पीरियड चलेगा.
आपने तभी मुझे हाँ बोल दिया, 6 महीने बाद आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला आई एम सो सॉरी मैम, मैं अब तक कोई पैसा नहीं दे पाया हूँ, आप मुझे एनपीए डिक्लेयर करो। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ रीस्ट्रक्चर कर लीजिए ना मेरे लोन को। अब तक के लिए लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो अप्रूव हुआ है उसको एक बड़ा लोन मान लीजिए, और मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कीजिए ना। Don't you feel that actually denotes that you are not having funds? That inherently implies that the borrower is facing some financial crunches. Securitization of credit worthiness should be taken into consideration. Some legal reasonings. Bank should restructure the account classified under standard, substandard, doubtful. Bank cannot restructure the account with retrospective effect. मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे पिछले दिनों से तुम्हारा लोन का अमाउंट चालू होगा, नहीं, अभी रेट्रोस्पेक्टिवली हाउ कैन वी रीस्ट्रक्चर वो देखना है। ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द अकाउंट विल बी डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड, एनपीएस जो है विल रिमेन इन द सेम कैटेगरी। ओके, कैन अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट हैपन? हाँ, हो सकता है। व्हाट इज अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट? वंस द एसेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, कैन इट बी स्टिल नाउ ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड? आंसर इज येस। एज पर आरबीआई नाउ दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट अपग्रेडेशन, ऐसा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी नीड टू सी इज वी नीड टू सी अप्रोप्रिएट अपग्रेडेशन ऑफ द अकाउंट्स. Next is, this is somewhere I feel is important. Why? Because this is newly added up in the module. Account falling under CDR, Corporate Debt Restructuring Programs. So what is Corporate Debt Restructuring Program? पूरा कॉर्पोरेट, पूरा कंपनी, आपने बचपन में ना एक चैप्टर पढ़ा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो अकाउंट्स में आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है ना, वो बैंक के माध्यम से कैसा दिखता है, इट इज दिस। ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट CDR programs, the present classification of the accounts under IRAC. What IRAC means? Underline this. IRAC का full form लिखो, income recognition and asset classification. Income recognition and asset classification norms. IRAC का मतलब होता है income recognition and asset classification norm adopted by the bank. वो present calculation classification देखना है आपको, corresponding provisions check करना है. If the account is already treated as NPA, the same cannot be upgraded only because of CDR package. वो देखो, अगर company is already treated as NPA, now corporate debt restructuring, खाली restructuring program will not make you standard. Debt credit agreement, debtor creditor agreement should be taken into considerations. Penal clauses, standalone clauses. What is standstill clauses? कई बार कोर्ट से देखो, internal reconstruction is not only the matter of the company creditors or the borrowers. No, it is the matter where even legal law, NCLT, HC, High Court will have a role to play. ठीक है। सो हमको ये सारे clauses के बारे में देखना है, legal actions के बारे में देखना है, agreements के बारे में देखना है, चेक करना है कि additional financing देना है कि नहीं देना है. You should envisage का मतलब होता है check the rehabilitation or the reconstruction program, whether the account has been referred by BIFR. What is BIFR? Board for Industrial and Financial Reconstruction. If BIFR ने आपको केस रेफर किया है, whether the account has been referred to BIFR as such, no, not eligible for reconstruction. तो BIFR को ये केस दे देंगे, हम BIFR को बोलेंगे कि I being bank मैं इसका कुछ नहीं कर सकता. Now the Board of Industry and the Finance for reconstruction will take that corporate debt corporate debt restructuring program into their own considerations. So large value BIFR cases may be eligible for reconstruction under CDR if specifically उनके कोई ग्रुप ने हमको रेकमेंड किया है. अगर नहीं तो BIFR को सौंप दिया जाए, उन लोगों को जो करना है वो करें. Verify the necessary approvals are taken from the core group or not. Ensure that the account wherein the recovery suits have been filed. आपने IBC में ये चीज़ पढ़ा होगा. What is recovery suits? कि हमको ये कंपनी के पास से इतना इतना पैसा चाहिए. So have been initiated to resolve under CDR scheme. At least 75% of the creditors by value and 60% in numbers meet the basic requirement to become eligible under CDR mechanism. So ये सारा eligibility criteria है. कोई भी company एरी गैरी नट्टू खैरी cannot go into CDR program. इसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है. थोड़े से चांसेस हाई है that this can be asked. Sale or purchase of NPA.
देखो, when we are accounting any asset, any borrower as non performing, अब मैंने क्या किया, मेरे बैंक में खूब सारे एडवांसेस है, कुल मिलाकर के 100 करोड़ के एडवांसेस ऐसे हैं जो मैंने ट्रीट कर लिया, ये एनपीए है, मुझे पैसा नहीं मिलना है। अब मैं इस असेट का क्या करूँ? एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन। मेरे लिए ये असेट भले नॉन परफॉर्मिंग है, बट कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है जिसको मैं ये असेट बेच सकती हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई एम मेकिंग दिस असेट या फिर आई एम मेकिंग प्रोविजन फॉर दिस असेट, आई कैन सेल दिस असेट टू। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, जब भी हम एनपीए को सेल करते हैं, ऑब्वियसली ये सेल हमेशा कैश में होनी चाहिए। सिर्फ उन एनपीए को सेल करेंगे जो 2 साल तक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। एक बार मैंने ये बला टाली, अब उसके ऊपर कोई रिस्क मैं बेयर नहीं करूँगी, कोई भी ऑपरेशनल ना ही फाइनेंशियल रिस्क मेरे मत्थे होनी चाहिए। तीसरी, अगर मुझे ये एनपीए बेचने से लॉस हो रहा है, इमीडिएटली बुक करो। बट अगर मुझे ये एनपीए बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, कीप इट एज अ रिजर्व टू मीट द लॉसेस ऑफ फ्यूचर सेल ऑफ एनपीए। So these are the pointers which you need to check when there is a sale of NPA. So it should be as per the policy laid by BOD. Only those NPA should be sold which remained in the books for at least 2 years. Sale of NPA should be booked on cash basis only. No legal or operational risk subsequent to the sale should be there with the bank. We should not repurchase those NPA once sold. एक बार गया बस खरीदना नहीं है. The asset sold or purchased, it should be without recourse only. I told you without recourse. अब मेरी कोई भी liability या risk उस asset को लेकर के नहीं होनी चाहिए. So you need to ensure that. Ensure on sale of NPA, the NPA is removed from the books. Shortfall, that is loss, is charged to P&L. Profit is recognized as a reserve. हाँ, कैन आई से दैट कि जो प्रॉफिट मुझे हुआ है, दैट आई एम नॉकिंग इट ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजंस विच आई हैव मेड फॉर एनपीए? आंसर इज नो. जो भी प्रॉफिट हुआ है हैज़ टू बी केप्ट एज रिजर्व. मैं इसको प्रोविजनिंग के अगेंस्ट में, एनपीए का जो प्रोविजंस मैंने क्रिएट करके रखा है उसके अगेंस्ट में माइनस रेड्यूस नहीं कर सकते. ये तो था सेल. अब आता है परचेज. परचेज के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं. मैंने जैसा मेरा एनपीए सेल किया, वैसे कोई दूसरी कंपनी है, बैंक है, जो अपना एनपीए सेल करना चाहती है और मैं परचेज करना चाहती हूँ. अगर मैं कोई असेट एनपीए परचेज करना चाहती हूँ, तो सबसे पहला देखो, जो एनपीए मैंने परचेज किया, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एनपीए परचेज किया फॉर 50 करोड़, मैं ये 50 करोड़ को रिकवर करने की कोशिश करूँगी. जो भी रिकवरी होगी शुड बी फर्स्ट एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट एनपीए. मैंने कहा ठीक है मैम, अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तो वेरी गुड, तो दिस कैन बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट. एंड हाँ, फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, जो एनपीए हमने परचेज किया है, देखो उन्होंने बेचा है एनपीए, मतलब ये फुल्ली रिस्की है, उनको नहीं चाहिए, और मैंने ये एनपीए खरीदा है. In this particular instance, the NPA which is purchased must be treated as 100% risk weighted. 100% risk weighted. Very important this point is, देखिए आज आप हो, you are a person, आपने मल्टीपल फैसिलिटीज़ लेकर के रखी है, ठीक है. आपने एजुकेशन लोन लेकर के रखा है, आपने कार लोन लेकर के रखा है, आपने होम लोन लेकर के रखा है, आपने कोई एलसी वगैरह लेकर के रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टफ. आपने किसी एक कार लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या कार लोन विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग और यू एज अ बोरोवर विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग? सो नॉन परफॉर्मिंग इज ऑन फैसिलिटी बेस और बोरोवर बेस. इट इज़ बोरोवर बेस, ठीक है. असेट क्लासिफिकेशन ऑन एनपीए विल ऑलवेज बी ट्रीटेड ऑन बोरोवर बेस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फैसिलिटी वाइज हम कभी भी एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे. सो एंश्योर दैट द असेट क्लासिफिकेशन इज बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. देयरफॉर इट इज़ टू बी एंश्योर्ड दैट ऑल द फैसिलिटीज ग्रांटेड. व्हाट इज फैसिलिटीज ग्रांटेड? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट बाय द बोरोवर will have to be treated as NPA, not a particular facility. एक बार देखो, मैंने एक इंस्टॉलमेंट भरना कम कर दिया, मतलब पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस कम हो रही है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. सो एनपीए कौन होगा? इंसान. बोरोवर होगा या फैसिलिटी? बोरोवर, ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट गोज लाइक दिस. दिस इज रिवर्सल ऑफ इनकम. वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट, समझो. रिवर्सल ऑफ
इनकम। रिवर्सल ऑफ इनकम में दो चीज़ें हैं। क्या दो चीज़ें हैं? पॉइंट नंबर 1, रिवर्सल कब होता है? जब भी इनकम रॉन्गली हम लोगों ने क्रेडिट कर दी है। जब इनकम हम लोगों ने रॉन्गली क्रेडिट कर दी है। अगर रॉन्गली क्रेडिट किया तो बचपन में पता है कंसेप्ट पढ़ा था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है तो वही सेम एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देते थे एंड वो इनकम नॉक ऑफ कर देते थे। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, से फॉर एग्जाम्पल कोई असेट जो मेरे हिसाब से रेगुलर असेट है जिसके लिए मैंने इनकम बुक कर दी है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही थोड़ी मुझे पता चल जाएगा कि ये 90 दिन आउटस्टैंडिंग रहेगा, नहीं, मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड असेट था तो मैंने इसकी इनकम अक्रूवल बेसिस पे बुक कर दी। 30 डेज गया, 60 डेज गया, 90 डेज गया, अब आया है 92nd डे, 91st डे। इस दिन पे मुझे पता चल गया है कि जो असेट के लिए मैंने अक्रूवल बेसिस पे इनकम बुक कर ली थी ना, वो अभी स्टैंडर्ड ना रह करके NPA हो चुका है। सो द असेट विच हैज़ देन मतलब लेटरली टर्न्ड NPA, उसके लिए जो इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस मैंने चार्ज कर ली थी उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। क्यों? बिकॉज दैट हैज़ टर्न्ड NPA। सो रिवर्सल ऑफ इनकम कैन बी डन इन 2 सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे हम लोग कहते हैं बिल्स डिस्काउंटेड परचेज बिकम्स NPA लेटर ऑन, ठीक है। एंड सेकेंडली इन केस वेर इन यू हैव wrongly recognized income, so in order to rectify that equivalent same amount का इधर आप उल्टा एंट्री पास कर दो या प्रोविजन क्रिएट कर दो। so that was a point. so we have done NPA out over here. so चलो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ना शुरू कर दें। वेरिफिकेशन वाले पॉइंट में NPA इज डन, दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट। अब जो पार्ट से बहुत छोटा छोटा पार्ट, ठीक है। कैश, सबसे पहला कैश। So when we talk about cash, cash is that asset, as I've already taught to you, is a very liquid, it is liquid, hence susceptible to fraud. So you need to physically carry out the physical verification of the cash as at the near date to the balance sheet date. Cash balance as the physically verified should be agreed with the balance which is shown in the register. Cool. नेक्स्ट बी पॉइंट टॉक्स अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या वेरीफाई करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू विल वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यू विल वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, यू विल वेरीफाई द सेग्रीगेशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे कौन है जो ट्रेजरर डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, कौन है जो फ्रंट एंड पे NAV का कैलकुलेशंस कर रहा है, कौन है जो एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिट बुक कर रहा है। एग्जामिनेशंस ऑफ द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन द रिकन्सिलिएशन विद द फिजिकल सिक्योरिटी, examinations of the valuation, the proper method of valuation should be applied for investments. TDS certificates check कर लेना, special purpose certificates relating to investments, जैसे कि as per the RBI guidelines, banks are required to get investments under PMS, project management services, separately audited by the external auditors. So ये वाली जो सर्विसेज है या फिर ये वाला जो सेक्टर है बैंक का, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट को सेपरेटली ऑडिट करना है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ असेट या फिर इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन। पहले 1 मिनट, इन्वेस्टमेंट के लिए देर आर आई कैन से 3 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स। पहला, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT, हेल्ड टिल मेच्योरिटी एंड अवेलेबल फॉर सेल। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब होता है आप रेगुलर बेसिस पे इसे ट्रेड कर रहे हो and hence this is valued at the fair value. Held till maturity का मतलब होता है this is a long term kind of investment. As per norms of RBI हमको investments अलग अलग categories में categorize करना होता है. So this is held at cost price, historical price जिसको हम लोग कहते हैं. And available of sale का मतलब क्या है? The investment which is not HFT, neither HTM will be classified as AFS. मैम तो क्या बचेगा इसमें? आई टेल यू। से फॉर एग्जाम्पल यू परचेज सम सिक्योरिटीज फॉर 10 years. सो 1 से लेकर के 9 years तक यू वेरी वेल नो दैट यू हैव लॉन्ग टर्म फॉर मेच्योरिटी, आप इसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे कंसिडर करोगे। इन द 10th year यू नो दैट दिस इज नाउ गोइंग टू बी सोल्ड ऑफ, बट इसको HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि यू हेल्ड टिल मेच्योरिटी। इसको 10th year में यू विल क्लासीफाई दिस एज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। तो जो HFT नहीं है
होल्ड टिल मेच्योरिटी नहीं है कि वो अभी लंबा समय तक नहीं रहने वाला है, विल बी क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल. दिस asset investment classification should be done only by the approval of board. Physical verifications of the statements basically should be done in accordance with हाँ external confirmations भी ले सकते हो, external confirmation 505 के तहत. Some important MCQ question. In case independent confirmations are not received back, alternative audit procedures like getting the bank personnel to download the investment statements from eKuber. What is this? These are the software, these are the sites जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन सी बैंक ने कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. सो इसके ऊपर MCQ आ सकता है. मार्क दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, ऑडिट रिव्यू एंड रिपोर्टिंग. ये डेट को अंडरलाइन करना MCQ अगैन इट इज इम्पॉर्टेंट. कूल. बैंक शुड अंडरटेक हाफ ईयरली रिव्यूज एज ऑन 30th of September and 31st of March for इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज. ठीक है. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि बैंक को साल में कितनी बार, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कितनी बार इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, इट इज़ हाफ ईयरली. ठीक है. These half yearly reviews should not only cover the operational aspects of the portfolio but also should clearly indicate the amendments made to the investment portfolio कि पहले हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या था, चेंजेस क्या क्या हुआ है, and whether the internal investment policy are adhering to RBI guidelines, ये हमको बताना होगा. That was with regards to investment. This is NPA. उसके बाद आता है contingent liabilities. Contingent liabilities में you need to ensure that there is a proper system in place in order to check the non-fund based facility. ये इंट्रोडक्शन के फर्स्ट आंसर में भी था ये कि नॉन फंड बेस का मतलब होता है आपने गारंटी दे दिया, आपने LC दे दिया, तो नॉन फंड बेस जो फैसिलिटीज़ है उसके लिए प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं. एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स आर देयर, एडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, रीजनेबलनेस ऑफ द ईयर एंड अमाउंट. जो भी कंटिजेंसी है, फाइंड आउट कि वेदर दिस इज रीजनेबल इनफ. लेटर ऑफ कंफर्ट्स वेदर इशूड बाय द बैंक शुड बी कंसिडर्ड एज contingent liability. Where the bank has given guarantee in respect of any trade credit. What is guarantee in case of trade credit should also be treated as contingent liability. I'll tell you. ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि उधारी पे हम लोगों ने ट्रेड किया है. तो दो चीज़ें होती है, एक है बोरोवर या फिर हम लोग कह सकते हैं एक है बायर और दूसरा है सेलर. सेलर जो है वो अपने गुड्स उधारी पे बायर को देना हाँ तो कह रहा है बट उसको गारंटी चाहिए. सो व्हाट इज बायर विल डू? बायर विल गो टू अ बैंक, लेना बैंक को बोलेगा कि लेना बैंक आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा गारंटी दे करके दो ना क्रेडिट के लिए. एक बार मैं ये गुड्स सेल कर दूंगा तभी मैं ये सेलर को पैसे दे दूंगा. तो बैंक ने सेलर को एक गारंटी दिया है कि भाई चिंता मत कर, उधारी पे गुड्स दे दे बायर को. बायर एक बार सेल कर देगा ना तो फिर सारा चीज़ आपको पे आउट कर देगा. तो बैंक ने जो गारंटी दी है टू द सेलर ऑफ द गुड्स इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. दिस इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट. नेक्स्ट, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और पॉइंट लिख करके रखो, इंटरेस्ट रेट स्वॉप. ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप एज ऑन द ईयर एंड is also disclosed as contingent liability. ठीक है. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन. इसके ऊपर क्वेश्चन आया है RTP में, बट दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर कि बताओ भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे ऑल दीज कंटिंजेंट लायबिलिटीज दैट इज क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, लायबिलिटीज ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कंटिंजेंट में आएगा. इंटरेस्ट रेट स्वॉप के बारे में भी बात की. गारंटीज विच आर गिवन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि सब्सिडरी और एसोसिएट बैंक्स के लिए. Any kind of acceptance of endorsement, any kind of obligations which you have accepted, contingent liability. Bills for collections, contingent liability. Now, each and every point, जो 5 points मैंने यहाँ पे लिखे, each and every point has internal checkings also. So they can ask you a question कि अच्छा बताओ, the claims against the bank not acknowledged as debt is a contingent liability. How will you verify this? तो हम लोग बोलेंगे कि corresponding payers, मतलब correspondence कर लो with the payers, claimants, workers.
कुछ ऐसा क्लेम जो हमारे बैंक के अगेंस्ट में पाया है, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, कोई पेंडिंग लिटिगेशंस, ईयर एंड स्टेटस ऑफ एनी क्लेम्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कोई केसेस वेसेस चल रहा है, ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज़ करके हमको पता चलेगा क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर ना इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड चार्ज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने करके रखा है एंड कंपनी ने इसका कवर नहीं लिया और नेट मतलब पोजीशन नेट नहीं किया 31 मार्च में। हम लोग बोलेंगे ये बहुत गलत किया। एग्जामिन के हमेशा ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये हमेशा नेट करके ही ईयर एंड की पोजीशन लिखते हैं। इट शुड बी स्क्वेयर्ड ऑफ। ये देखो, द एग्जामिन द पोजीशन स्क्वेयर्ड एंड सब्सटैंशियल अमाउंट इफ नॉट कवर्ड देन इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हमेशा ये सब्सटैंशियल अमाउंट कवर होना ही चाहिए। वेरीफाई आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्स। द ऑडिटर मे वेरीफाई आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसका क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप करंट लायबिलिटी है या कंटिंजेंट। नेक्स्ट, गारंटी गिवन। व्हाट इज गारंटी गिवन? ये मैंने अभी बोला, ट्रेड क्रेडिट भी हो सकता है, नॉर्मल गारंटी भी हो सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू असरटेन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर द इशुवेंस ऑफ गारंटी, over the utilized या unutilized guarantee forms. You need to understand the information is complete with regards to the contract जिसके लिए बैंक ने गारंटी दिया है. Examine the guarantees which are not included. ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गारंटी दे दिया बट कंटिंजेंट लायबिलिटी में इसको खड़ा ही नहीं किया है. Verify the securities which are held as margin. Also verify the compliances with AFRF. Next is endorsement obligation. This is your homework for today. क्यों? क्योंकि ये endorsement obligation is exactly same as your first contingent liability. या जो गारंटी गिवन है उसके जैसा. What is this? क्यों ऐसा हो रहा है? एक सेकेंड. बेटर टू राइट इट हियर. ठीक है. एक्सेप्टेंस ऑब्लिगेशंस एंड बिल्स फॉर कलेक्शन. बिल इंटरनल कंट्रोल्स ओवर बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स परचेज्ड, ये वो वाला आंसर है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिल्स ड्रॉन ऑन एनी अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर नॉट इंक्लूडेड. मैंने आपको डिटेल पोजीशन के टाइम में कुछ इंक्लूजन्स कुछ एक्सक्लूजन सिखाए थे. ठीक है. सो हम लोग को देखना है दैट द बिल्स ड्रॉन ऑन एनी अदर ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटी. Outward bills for collections are required to be examined. Collections which are made subsequent to the date of financial statements are required to be cross-verified. Procedures for crediting the party, जिनके बिहाफ पे हम लोगों ने बिल्स को कलेक्ट किया है उसका क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर्स हैं. Whether the company, whether the bank has formulated adequate internal control system, recording commissions, etc. ये प्रॉपर है कि नहीं है. सो इन केस ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शंस के लिए ये वेरीफाई करना है. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन में पॉइंट आता है डिपॉजिट्स. एक मिनट, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया. वेरिफिकेशन वाज अ बिग हेड. कैश, इन्वेस्टमेंट्स, एनपीए, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड द लास्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिफिकेशन इज डिपॉजिट्स. ठीक है. तो डिपॉजिट्स के रिगार्ड्स में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है. इंडिविजुअल अकाउंट्स वेरीफाई करने हैं. वेरीफाई द बैलेंसेस इन द इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि डिपॉजिट इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी हो सकते हैं. सब्सिडरी लेजर्स, एग्जामिन वेदर द बैलेंसेस एज पर द सब्सिडरी लेजर्स. आपने शायद वो स्कैम 1992 वाला मूवी देखा हो ना. स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है वहाँ पे, अरे मैडम वहाँ पे ना GL मैच नहीं हो रहा है. जनरल लेजर. सो व्हाट इज अ जनरल लेजर? जनरल लेजर इज अ मास्टर लेजर जहाँ पे सारा का सारा एंट्री हम लोग पास करके रखते हैं एंड दैट इज अ क्रॉस रेफरेंस. हम लोग जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वैसा. सो वी नीड टू वेरीफाई कि जो भी सब्सिडरी लेजर है टैली दैट विद रिलेटेड कंट्रोल अकाउंट इन जनरल लेजर. अगर कोई रिकन्सिलिएशन में डिफरेंसेस पाया जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वाई इज दिस डिफरेंट. स्कैम 1992 में दिस वॉज अ फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे ये पाया गया है.
नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट के लिए आपको कैलकुलेशन देखना है कि इंटरेस्ट इज अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड, अप्रोप्रिएटली क्रेडिटेड. Verify the interest whether it is paid on 360 days. Calculation is based on 360 days per year. Examine that interest accrued but not due on the deposits is not included in that deposit. ये वाले पॉइंट पे MCQ है. Examine that interest accrued but not due on deposit is not included under the relevant deposit account, but it should be shown as other liabilities and provision. Mark this as an MCQ point. ठीक है. In your ICI booklet, this is question number 17. ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट, confirmations लेना. Examine whether the procedures of obtaining balance confirmation has been appropriately followed. Sample basis पे confirmation ले लीजिए. Debit balance. Ensure that debit balance in the current account are not netted off on the liability side but are separately included as advances. So basically जो debit balances है in the current account में debit balance credit balance दोनों हो सकता है. So हम लोग उसको net off नहीं करेंगे, उसको advances के नाम पे separately show करेंगे. Inoperative accounts. What is inoperative account? A kind of dormant account. See, inoperative accounts are very prone to risk of fraud. So these are high risk of fraud. बहुत ही जल्दी आपने देखा होगा, आजकल के ज़माने में तो ऐसा बहुत होता है कि वेयर यू डोंट हैव एनी ट्रांजैक्शंस फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड, बैंक विल गिव यू एन इंटीमेशन कि सर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 200 रुपये तो 200 रुपये प्लीज़ क्रेडिट करवा दीजिए. सो यू प्लीज़ मेक द ट्रांजैक्शंस. अगर नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू मेक दिस account as inoperative. Now when this account is revived, it has a long drawn process again. पूरा KYC बैंक फिर से करता है, RBI को इंटीमेशन देता है कि इस अकाउंट को हम लोगों ने इनऑपरेटिव किया था, अब उसको रिवाइव कर रहे हैं विथ अ प्रॉपर अथॉरिटी. Serial number control. Examine whether all the like deposit receipts are having proper serially numbered certificates. Foreign currency deposits के लिए examine whether the foreign currency deposits have been converted into underline this, into Indian rupee as at the rate notified by it on behalf of head office. इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है. नेक्स्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फ्रॉड के लिए, जब भी वी वर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ बैंक, वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि देखो यार, जहाँ पे भी मुझे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ लगता है तो ऑडिटर को 3 काम करना है. पहला, RBI का गाइडलाइंस फॉलो करना है, KYC नॉर्म्स फॉलो करना है, और स्केप्टिसिज्म हाई लेवल पे 240 अप्लाई करना है. ठीक है, तो दैट पॉलिसीज आर पुट इन प्लेस. वेरीफाई सम FCNR. FCNR का फुल फॉर्म देखो, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट. फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट. So that you need to verify. In case of FCNR accounts, examine whether these have been converted into Indian rupee rate as per the rate notified by head office. Next is term deposits. तो जो भी term deposit होता है, deposits में ये सारे deposits include होंगे. So all the term deposits are also verified. कि deposits देख लो, cash certificates देख लो. Verify in case of bulk deposit, 2 करोड़ से ज़्यादा का कोई scheduled commercial बैंक ने डिपॉजिट दे करके रखा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इंटरेस्ट इज अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड. अमाउंट रिसीव्ड ओके बाय बैंक. इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ द टर्म डिपॉजिट, चेक कि जो भी फोर क्लोजर की पेनल्टी है कि आपने टर्म डिपॉजिट लेकर के रखा है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अब 3 साल में मेरे पास आ गई कि अरे मैडम वो मुझे FD तोड़वानी है, तो वहाँ पे फोर क्लोजर की जो पेनल्टी लगती है वो बराबर लगी है कि नहीं लगी. So on that sample base, you need to check on the correctness of the interest rate calculation. Others के केस में NRO NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स. सो ये भी सैम्पल बेसिस पे आपको इवेल्युएट करना है. रिपैट्रिएशंस के लिए FEMA रेगुलेशंस एंड ऑल यू नीड टू वेरीफाई इन केस ऑफ डिपॉजिट्स. यहाँ पे ख़त्म होता है आज का आपका द वेरिफिकेशन पार्ट. नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस. इसके ऊपर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि हाउ विल यू वेरीफाई एडवांसेस. तो इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल इज ऑलरेडी डन बाय अस. दूसरा पार्ट आता है यू नीड टू वेरीफाई
evidences, you need to obtain evidences with regards to the following case. Okay, what is the amount outstanding, what is the amount due representing to the bank, verify the loan document, any amount should not remain unrecorded, verify the proper classification, disclosure and the description of the loans or advances, appropriate provisioning norms are made as per the RBI norms, appropriate provisions are made as per RBI norms. SAAE are required to be obtained. कैसे करेंगे? देखो, ये है SAAE, सबूत इकट्ठा करना है. We need evidences. Evidences for what? Evidences about what? यहाँ पे how we will find out evidences? Second वाले पॉइंट में how we are required to we are required to obtain evidences by examining the validity of the documents, by examining the validity of the account amount recorded, reviewing the operations in the accounts, examining the enforceability of the collaterals. जैसे कि आपने मुझे ये ज़मीन गिरवी रखी है तो एनफोर्स करना कि कितना वैल्यूएशन हो सकता है इन ज़मीनों का. Checking the compliances with RBI, carrying out the appropriate analytical procedures. So ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. दैट एविडेंसेस किस चीज़ों के लिए चाहिए या फिर एविडेंसेस कैसे प्राप्त करें. ये है what और ये है how, and this is internal control which we studied prior. Next is special consideration in audit under automated environment. So frankly speaking, एकदम ही start वाला concept of this chapter, we had a kind of understanding कि भाई यहाँ पे we have in this particular case बैंक के लिए we have huge dependency over IT. ठीक है, so there is importance of IT system undoubtedly. ठीक है, तो presentation, preparation of financial statements is very much dependent over information technology. So when you are auditing in such automated environment, any special consideration you need to have when you are auditing? Answer is yes. तो ऑडिटर के लिए हम लोगों को ये देखना है कि ओवरऑल IT स्ट्रक्चर क्या है, IT एनवायरनमेंट क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, इंटरफेस क्या है, डेटा इंटीग्रिटी कितनी है, व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी, कि डेटा कितना सेफ है इन द सिस्टम. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान. व्हाट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? हो सकता है देर आर सम पीपल हु आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स ऑफ द बैंक डे इन एंड डे आउट. सो व्हाट आर द प्लान्स टू कंटिन्यू द बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर शॉक? Accounting manuals, basically critically you need to evaluate that whether systems which are used are appropriately documented, सारे employees को appropriate training है. Controls over the key aspects, basically head expenses, बुकिंग कैसे किया जाए, ओवरड्यू का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो, उसके लिए क्या सिस्टम है. कंट्रोल्स ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ई बैंकिंग एंड इंटरनेट प्रोडक्ट. MIS, what is MIS? Management Information System. MIS report being generated, basically इसका periodicity क्या है. Major exception reports. What is exception reports? ज़्यादा से ज़्यादा negative reports जो मिल रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. Process of generating various information related to various disclosures, कि financial statements में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए. Next is key security controls. So basically when you are using some IT systems, so there has to be some key securities with regards to data किसने authorize किया है, data accurate है कि नहीं है, data complete है कि नहीं है for processing. Next, ensure in case of powers, जहाँ पे मैकेनिकल फेलियर, पावर फेलियर, पावर कट्स है, तो जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो लास्ट एंट्री जो हम लोग पास कर रहे थे वो लॉगिन होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स है. अनऑथराइज चेंजेस नहीं अलाउ करना चाहिए. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली होना चाहिए. ऑथेंटिकेशन ऑफ द चेंजेस विच आर मेड. ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, मैंने अभी वो ई कुबेर वाला पॉइंट पढ़ा है. सो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैंक यूज़ करता है. आपने मेजरली CBS देखा होगा, कोर बैंकिंग सिस्टम काइंड ऑफ. सो सॉफ्टवेयर्स होते हैं. स्विफ्ट, जब भी वो नीरव मोदी वाला फ्रॉड हुआ था, बहुत नाम चला था स्विफ्ट एज अ सॉफ्टवेयर. तो इफ़ दैट सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय द बैंक, all the modules are implemented or not, whether the person authorizing any transaction, he himself has that limit, verification of journal ledgers, whether that journal ledger tallies with the balance in the subsidiary book. GL वाला पॉइंट है, ये स्कैम 1992 का फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में ये वाला वर्ड शायद आपने देख लिया होगा.
Branch manager password are kept in a sealed envelope. It is not given to everyone. केबिन्स को ऑथराइज पर्सन ही विजिट कर सकते हैं. डेली बैकअप, मंथली बैकअप शुड बी देयर. दिस पॉइंट इज न्यूली एडेड एंड हेंस व्हाट आई फील इज इस कंटेंट की वैल्यू बढ़ा दी है इसने. ठीक है. वेरीफाई दैट एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट. व्हाट इज एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट? जहां पे आप नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हो, आर बीइंग ऑथराइज एंड वेरीफाइड ऑन द डेली बेसिस बाय द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स. जहाँ पे आज मैं एक बैंक का ऑडिट कर रही हूँ, मैंने एक्सेप्शनल रिपोर्ट दिया कि सर यार ये वाले एरिया में इंटरनल कंट्रोल तो है ही नहीं, तो अप्रोप्रिएट ऑफिसर इज टेकिंग केयर with regards to the exceptions which we have given. It is important for the auditor to understand the nature of exceptions and the impact on the financials. Next, what we have is, just a minute, yeah. Next, what we have is concurrent audit. What is concurrent audit? Concurrent audit is as good as internal audit. It is not pre-audit. मतलब ऐसा नहीं है कि statutory audit होने से पहले का audit है ये. It is a audit which is running continuously. It is continuous audit. ठीक है. So concurrent audit में हम ये चाहते हैं at least 50% of the advances and 50% of the deposit you verify concurrently, simultaneously. ऐसे audit को हम कहते हैं concurrent audit. So concurrent audit is an audit of all the transactions of the organization concurrently. It is not a pre-audit. It has to be conducted as per RBI guidelines, and we need to cover 50% of the total deposit and 50% of the total advance under this audit. Okay. Appointment of the concurrent auditors and accountability. Mark this as a highly expected exam question. Super important. Now, appointment of concurrent auditors. In the beginning, I made you all understand that how by the banks statutory auditors are appointed. ठीक है. Now we are talking about how concurrent auditors are appointed and what is the accountability. So the option is to whether concurrent audit should be done by the bank's own staff or external auditors are actually left on the discretion of individual banks. तो मैम ये इंटरनल ऑडिटर जैसा ही हुआ ना कि हम कोई हमारा खुद का स्टाफ भी रख सकते हैं या Ma'am, so can statutory auditor do this concurrent audit? Yes, that can also be done. In case of bank has engaged its own official, make sure that the official who is conducting the concurrent audit has appropriate experience and is working independently. Trained, seniority must be independent. Okay? ACB, what is ACB? Audit Committee. Audit Committee Board. Full form लिखो यहाँ पे. Audit Committee Board of the bank shall decide the maximum year of tenure of the external concurrent auditor with the bank. Generally, the tenure of external concurrent auditor with a bank should not be more than, underline this, should not be more than 5 years on a continuous basis. However, no concurrent audit shall be allowed to do continuous audit of the same branch or the business unit for more than 3 years. मैम नहीं समझाती हूँ. जैसे कि आपको मैंने हायर किया फॉर कंडक्टिंग कॉन्करेंट ऑडिट. मैक्सिमम आप मेरे ब्रांच के साथ कितना, मेरे बैंक के साथ कितना काम कर सकते हो? 5 साल. इसमें से मैंने आपको दिल्ली ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट करने बोला था. अब एक सिंगल ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट आउट ऑफ दिस 5 years यू कैन नॉट डू मोर देन 3 years. Maximum 3 years you can be appointed as concurrent auditor of the same business unit or of the same branch. ठीक है. तो 3 years 5 years is important MCQ question. If external firms are appointed and any serious act of or omission or commission are being noticed in their working, their appointment may be cancelled absolutely, and the facts will be reported to RBI as well as ICAI कि आपके मेंबर ने ये गलत काम किया, बैंक के साथ घोटाला करने की कोशिश की है. द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट. स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट का आरटीपी क्वेश्चन आया था कि कॉन्करेंट ऑडिट में क्या क्या चीज़ें होती है. कैश, इन्वेस्टमेंट्स, हम लोग कैश चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स चेक करते हैं कॉन्करेंट ऑडिट में. हम लोग डिपॉजिट्स वेरीफाई करते हैं, हम लोग एडवांसेस ऑब्वियसली वेरीफाई करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वेरीफाई करते हैं, हाउस कीपिंग वेरीफाई करते हैं, एंड अदर्स एक्सेट्रा अदर्स ये वेरीफाई करते हैं कॉन्करेंट ऑडिट में. ठीक है. सो मैम इंडिविजुअली कैसे वेरीफाई करेंगे? चलो पढ़ते हैं.
व्हेन वी टॉक अबाउट कैश, कॉन्करेंट ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा कैश? डेली कैश के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, पेटी कैश के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, ये जो चेस्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेटी कैश ट्रांजैक्शंस, जो भी कैश में पेमेंट हुआ है एक्सपेंसेस का उसको वेरीफाई करना। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेल, परचेज, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, वैल्यू, इंटरेस्ट, अर्निंग्स, RBI हेड ऑफिस का गाइडलाइंस, ट्रांजैक्शन एट द बेनिफिशियल रेट्स, ये सारा वेरीफाई करना बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। डिपॉजिट्स के लिए ऑल द डिपॉजिट रिसीव्ड एंड रीपेड, इसको वेरीफाई करो। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, न्यू अकाउंट्स विच आर ओपनड, करंट अकाउंट्स विच आर ओपनड विथ करंट सेविंग बैंक्स के करंट या सेविंग्स बैंक अकाउंट विच आर ओपनड मस्ट बी वेरीफाइड। कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहा है बैंक में। एडवांसेस जो लिया है प्रॉपरली सैंक्शन है, सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल्स, वेरिफिकेशन, फॉलो अप, पोस्ट डिसबर्समेंट, एनी काइंड ऑफ चेंजेस आर मेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वेरीफाई दैट। No misutilizations is being made, classifications of advances as per RBI guidelines, submission to the claims of DICGC, ECGC is made in time. Instances of exceeding delegating powers. Say for example, I am the bank manager and the person has come to me for asking loan. हम लोगों ने सर को बोला कि ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास सिर्फ 50 करोड़ सैंक्शन करने की रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे पास इतना पावर है, एक काम करो मैं 100 करोड़ सैंक्शन करके देती हूँ, अब किसी को बताना मत, 1-2 महीने में वैसे भी मेरा सैंक्शनिंग पावर बढ़ने वाला है। सो इफ इट ऑल आई हैव सैंक्शन योर लोन बियॉन्ड माई पावर, तो दिस हैज़ टू बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज, डेलीगेटेड पावर। फॉरेन एक्सचेंज, रिसेंटली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्या क्या इंश्योर करना है, वेरीफाई करना है। यू नीड टू वेरीफाई द बिल्स नेगोशिएटेड अंडर LC, FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, अदर नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, इनवर्ड रेमिटेंस इन दिस फॉरेन करेंसी, आउटवर्ड रेमिटेंस इन दिस फॉरेन करेंसी, एक्सटेंशन, कैंसिलेशंस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अभी अभी हम लोग नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट में पढ़ करके आए ना, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आर कवर्ड इफ यू आर अपॉइंटेड एज कॉन्करेंट ऑडिटर। बैलेंसेस इन नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स, overbought, oversold position in different currency, adherence to RBI guidelines, reconciliations of the nostro vostro accounts. हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सर रूम नंबर 405 में पानी नहीं आ रहा है, सर रूम नंबर 405 में मैंने कब से बोल करके रखा है चाय चाहिए बट चाय नहीं आई है, होटल नहीं है ये। हाउसकीपिंग का मतलब होता है द नॉर्मल जर्नल एंट्रीज और द लेजर्स विच आर केप्ट, ठीक है। So maintenance and the balancing of accounts, ledgers, registers, this is to ensure the early adjustments of large value entries. So these are housekeeping, मतलब routine transactions. So हमको क्या चेक करना है इसमें? Check the interest rate, discount, commission, brokerage, debiting the income, transactions of staff account, any leakages which you have found out, any checks which has returned back. लुक फॉर द रीजन्स कि यू क्यों डिसऑनर हो चुका है चेक। एंश्योर, ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, एंश्योर दैट द बैंक और द ब्रांच ऑफ द बैंक इज वर्किंग एज पर RBI गाइडलाइंस, HO गाइडलाइंस, ब्रांच हैज़ गिवन प्रॉपर कंप्लायंसेस एंड इंटरनल इंस्पेक्शन हो रहा है। कस्टमर कंप्लेंट्स, जो भी ग्रीवेंसेस है शुड बी डेल्ट प्रॉम्प्टली। दीज आर द अदर एरियाज जो कॉन्करेंट ऑडिटर देखेगा। Next is reporting system by concurrent auditor. So there has to be appropriate reporting systems, जो भी findings है concurrent auditor का उनको देने के लिए zone wise reporting देना है। Before the submission of the report, we should discuss this matter with the respected officers. Minor irregularities should be pointed out. Serious irregularities should be reported to the head officers. Make sure any kind of fraudulent transactions which are detected immediately are transferred to the head officers, branch managers. You need to understand the follow-up actions. जैसे कि you are the concurrent auditor, आपने एक रिपोर्ट दे दिया, exception report, follow-up लेते रहो, सर एक्शन लिया गया, सर एक्शन लिया गया, सर what next, what steps are you planning to take up, so that is required to be taken. That is reporting. यह है लास्ट वाला पॉइंट with regards to audit reports of the statutory auditors. In case of nationalized bank, दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड कि एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, फिर पूछा है अच्छा बताओ नेशनलाइज्ड बैंक का रिपोर्ट हम किसको सबमिट करते हैं?
सेंट्रल गवर्नमेंट को. सो इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ही शुड टेक इन टू कंसिडरेशन वेदर द ऑडिटर्स ओपिनियन, जो बैलेंस शीट ऑफ द बैंक है, इज गिविंग फुल एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट, ऑल द अफेयर्स ऑफ द banks. In case the auditor has called for any kind of explanation or information, whether that information is satisfactory in nature, no transactions were beyond the power of the bank, whether no returns, whether or not returns received from the branches or the offices are inadequate. If at all they are adequate, good. If not, then we need to report this. Profit and loss account shows the true balance of the profit or the loss. Any other matter as the auditor deems fit कि ये मुझे बताना है CG को, वो आप बता सकते हैं. The audit report of the State Bank of India, underline this, is to be made to the central government and is almost identical to the auditor's report जैसा नेशनलाइज्ड बैंक बनाता है. सो पास्ट एग्जामिनेशन में उन्होंने नेशनलाइज्ड बैंक का रिपोर्ट किसको जाता है पूछा था. हो सकता है इस बार दे आस्क यू क्वेश्चन कि अच्छा बताओ SBI का रिपोर्ट किसको जाता है, और ऑप्शन में देगा कैग. तो आपकी दिलो जहाँ से फीलिंग आ जाएगी कि अरे कैग को देते, कैग को देते, नहीं देते. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे रिपोर्टिंग करता है. तो नॉर्मली वी नो 700 के हिसाब से हमारा रिपोर्टिंग जाता है. इसके साथ साथ LFAR का रिपोर्टिंग जाता है. इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि 143(3) में देर वर सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स टू बी रिपोर्टेड. तो 700 की पूरी सीरीज लागू होती है यहाँ पे. 700, 705, 706, 710 एंड 720 is applicable for the banks. LFAR रिपोर्टिंग होता है. मैंने आपको बोला था LFAR का पूरा रिपोर्टिंग is given as per the RBI guidelines. A copy of LFAR and relative agenda together with board's view on the direction is submitted to RBI within 60 days of the submission of LFAR by the statutory reports. Wait, LFAR हम लोग कब सबमिट कर रहे थे? 30th जून को. यू रिमेंबर दैट? एवरी ईयर 30th जून स्टैट्यूटरी ऑडिटर को LFAR सबमिट करना है टू RBI, राइट. इसके 60 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को भी अपना एक रिपोर्ट बना करके डायरेक्शंस, फॉलोअप और उसका रिव्यू दे करके सबमिट करना है विद RBI. नेक्स्ट, whether CARO 2020 is applicable? Absolutely no. CARO is only applicable to the companies other than BIPSO. CARO is not applicable to BIPSO. Banking, insurance, private company, small company, Section 8 company, OPC. Private company में there was a threshold 1 crore, 1 crore, 10 crore, right? So ऐसी companies को CARO 2020 is not applicable. Next, also whenever we talk about reporting as per the company's audit and auditors rule CAAR, हम लोग 143(3) के प्रोविजंस पे भी रिपोर्ट करते हैं. एज इन whether the bank has disclosed any pending litigations, foreseeable losses. वो लास्ट वाला पॉइंट यू रिमेंबर जिसमें अमेंडमेंट्स आए थे, दिल ना लिया, दिल ना दिया, एडवांसेस ना लिया, एडवांसेस ना दिया वाला पॉइंट. तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं IEPF अकाउंट में क्या पैसा ट्रांसफ़र किया है, एडवांसेस जो कि हम लोगों ने बनाया है एंड डिस्क्लोज किया है इज़ अप्रोप्रिएट. नो मैनेजमेंट मतलब नो अमाउंट हैज़ बीन एडवांस्ड बियॉन्ड द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जितना एडवांस हम लोगों ने दिखाया है उतना ही है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने ना दिया है पैसा ना लिया है पैसा, ना दिया है ना लिया है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना. ऑल्सो देर वर सम एडिशनल पॉइंट्स विथ रिगार्ड्स टू, यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट में एडिशन है वो यहाँ पे भी अमेंडमेंट्स है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वी हैव फाउंड आउट नो एविडेंसेस कि हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे शक हो. ऑल्सो वी नीड टू रिपोर्ट ओवर द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, कि यार कंप्यूटर सिस्टम में ऑडिट ट्रेल जैसा सिस्टम तो है ना, ऑडिट ट्रेल, ये सारा चीज़ आपको वेरीफाई करना.
LFAR. सो बिसाइड्स ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये हम लोगों ने स्पेसिफाई किया. ओके, लॉन्ग फॉर्म 30 जून ये हो चुका अपना. नेक्स्ट इज अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओवर कंप्लायंसेस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस. बिकॉज RBI के ऊपर मैंने आपको बैंक्स के ऊपर RBI एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कंपनीज एक्ट, इतने सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, तो ऑडिटर को ये भी ध्यान देना नॉन कंप्लायंसेस तो नहीं है विथ लॉज एंड रेगुलेशंस. फ्रॉड रिपोर्टिंग करना. फ्रॉड रिपोर्टिंग में बैंक के ऑडिटर को भी 143(12) एज इट इज एप्लीकेबल होगा. व्हाट इज 143(12) मैम? अगर फ्रॉड इज ऑफ ₹1 CR और मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना इन फॉर्म ADT 4, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना. If the auditor has reasons to believe that the fraud against the bank by officer or employee has been committed. For the banking company, it must be noted that auditor is not expected to consider each and every transaction but evaluate the system as whole. Therefore, if the auditor, while performing normal duties, comes across any instances, he should report the matter to RBI in addition to the chairman, managing director or chief executive of the concerned bank. तो अगर हमको कुछ भी unusual transaction मिले, we need to report this to RBI, chairman, managing director, chief executive officer of the concerned bank. ये एक MCQ सॉल्व करते हैं, then we'll wind up. ठीक है, चलो. ये अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो. ये MCQ में कई सारे क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन योर कंटिजेंट लायबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप, SLR की रिक्वायरमेंट टेस्ट किया हुआ है. अच्छा खासा क्वेश्चन है. चलो डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. ICAI की बुकलेट का 17th क्वेश्चन. Messrs. Venus are the auditors for HDFC FDHC Bank for the year 1920. Cool. During the course of audit, the auditor found that the bank has a balance with Zurich-based bank. ठीक है, फिरंगी बैंक है ये. Cool. The auditor understands that such balance is a matter of importance. मतलब वो जो foreign currency में हमारा जो खाता है, obviously it is important. Cool. The engagement partner, Mr. A, has also advised the audit staff to check in detail the items appearing in the financial statements of the bank during the year. Okay. There is an amount, interest accrued but not due on the deposits, worth ₹95,50,000. Cool. There is interest rate swap amounting to ₹84,95,000. Okay. Further, the statutory auditor understand one of the important areas to be checked is also CRR and SLR. The audit staff, basically they checked the engagement partner about the few unaudited branches. कुछ बैंक के branches हैं जो unaudited भी है. And the course of action regarding that was discussed in detail with the engagement team. The details with respect to unaudited branches are as under. जो unaudited branches है उसका interest income, interest expenses, advances, deposits इतना है. Okay. The auditor also discussed the following with the audit staff कि भाई तुम ज़रा ध्यान देना with regards to computation of DTL and computation of tier 1 and tier 2 capital. Okay. So based on the above, you need to verify, you need to answer the following. Point number 1. The balance of FDHC bank with Zurich based bank should be converted into Indian rupee, Indian currency, at which rate? Rate prevailing as on the balance sheet, average rate of opening closing, the exchange rate prescribed by RBI, the exchange rate as on the specific date of transaction. Has to be average. Okay, chalo, I take this point. Next. Question number 17.2. What should be the treatment of interest which is accrued on deposit but not due? It should be included to deposit account. It should not be included to deposit account. It should be shown under the heads liabilities and provision, both B and C.
अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रा सा चेक करते जाइएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का क्या हर्ष किया था आपने। डिपॉजिट जब भी मैंने पढ़ाया आपको अभी कॉन्करेंट ऑडिट में नहीं, वेरिफिकेशन में डिपॉजिट्स वाला 5वां पॉइंट पढ़ाया है ना। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स के लिए द इंटरेस्ट विच इज ड्यू हियर शुड बी टू विच हेड, आई डोंट नो। ओके, फिलहाल के लिए आई टेक दिस एज सी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट स्वॉप अमाउंटिंग टू रुपीज दिस शुड अपीयर एज डैश इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरेस्ट रेट स्वॉप का क्या किया था बॉस हम लोगों ने व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वॉप? यो कौन से कैटेगरी में आता है ये इंटरेस्ट रेट स्वॉप? कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, डिपॉजिट्स। आई टेक इट एज ए। ओके, नेक्स्ट, SLR कैसे वेरीफाई करना है? SLR शुड बी वेरीफाइड एज ऑन द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट ऑफ द ईयर, 12 odd dates not being Friday, 24 odd dates not being Friday, 10 odd dates not being Friday. What should be the answer? I take this as B. Okay, हम लोग आंसर वेरीफाई करेंगे हाँ, एकदम ही शांति से you think and let me know. Okay. Okay. With respect to unaudited branches, जहाँ पे branches unaudited है, what should be disclosed in the auditor's report? The number of unaudited branches बताना है, quantification of advances, deposits, interest income, interest expenses, quantification of advances, deposits with respect to the amount exceeding 5 crores, 2 crores. However, quantification of interest income and expenses is not required. जो कि है 20 लाख 30 लाख, ऐसा कोई 20 लाख 30 लाख 5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ मैंने सिखाया है क्या आपको? सो आई गेस 3 शुड नॉट बी द आंसर. Quantification of advances and deposits is not required. Oh my god. So what should be the right answer? 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, only 1. 1 तो हर जगह पे है, अनऑडिटेड ब्रांचेस के बारे में बताना ही बताना है. So it is 1 and 3 या 1 and 2? What you take this as? 1 and 2. ठीक है, I take this as A, option number A. Okay. Last question based on the given case. While computing DTL, विच अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड? इंक्लूडेड के लिए मैंने सी बिन करके कंसेप्ट दिया था आपको. SLR में DTL का कंप्यूटेशन करने के टाइम पे क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हो इन SLR DTL? या इंक्लूड करते हो आप सी बिन. तो यहाँ पे सी बिन में से कुछ दिख रहा है क्या आपको? बैड डेट रिकवर्ड, ये तो एक्सक्लूड करते थे. बैड डेट रिकवर ये तो एक्सक्लूड करते थे. अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, इम्पोर्ट बिल, पेंडिंग डिपॉजिट्स, ओ ये शायद लग रहा है ये भी इंक्लूड करते हैं अमाउंट रिकवर्ड. नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट इंक्लूडिंग दीज रिलेटिंग टू द फॉरेन करेंसी, इसी को इंक्लूड करेंगे. सो ऑप्शन लग रहा है सी. सो नाउ लेट्स चेक द आंसर. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ओके, सो पहला वाला आंसर हम लोगों ने बोला कि प्रीवेलिंग एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग रेट में होगा. राइट आंसर है. यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये वाला बट नॉट ड्यू शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज डिपॉजिट, रैदर इट हैज़ टू बी शोन एज लायबिलिटीज एंड प्रोविजन. ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी अभी समझाया भी था कि जो भी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू होता है बट दिस इज़ नॉट डिपॉजिटेड, मतलब दिस इज़ नॉट ड्यू, उसको हम लोग डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे. रैदर वी विल टेक दिस एज या, सो इसको हम लोग डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे एंड रैदर वी विल टेक दिस एज अदर लायबिलिटी. ठीक है, ये देखो नॉट टू बी इंक्लूडेड. तो बोथ बी एंड सी, बी एंड सी इज अ राइट ऑप्शन. ठीक है, वेरी राइटली सेड. थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर था, दैट वॉज वेरी राइटली सेट, कंटिजेंट लायबिलिटी शो करेंगे किसको? इंटरेस्ट रेट स्वैप को. SLR 12 odd dates नॉट बीइंग फ्राइडे. एंड ये वो वाला पॉइंट था नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस एंड उसका क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये हम लोग डिस्क्लोज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी वाला पॉइंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन DTL, वो सी बिन वाला आंसर.
So this was a question. Now you finally complete this very chapter. I hope you gained confidence with regards to this chapter. That's all for the current chapter. Be safe, take care, bye bye.